क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बताऊंगा। अभी कल शाम को ये न्यूज़ आई है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है केंद्र सरकार की, उसने मंजूरी दे दी है, यानी कि अप्रूवल मिल गया उसको। तो मुझे जो अभी तक, मैं कल से अभी तक जो भी मैंने यहाँ पे नॉलेज गेन किया है, मैंने यहाँ पे जो चीज़ पढ़ी है, उसको मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का फ़ायदा है या नुकसान है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। और आप खुद बताइएगा कमेंट में कि इससे बच्चों का फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा। मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ, आपको मैं जो चीज़ें बताऊँगा उसी पे आप एनालाइज करिएगा कि इससे बेनिफिट होगा, बच्चों का बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में बताइएगा। तो अगर अभी तक आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, तो जिसकी नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ें अपलोड करता हूँ, आपके लिए नॉलेजफुल चीज़ें अपलोड करता हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसके बारे में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने क्या कहा। तो उनका एक ट्विटर पे ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। समान पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए यह तमाम परीक्षाओं को ख़त्म करेगी। यानी कि जो अभी तक बच्चे अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करते थे, अलग अलग परीक्षाओं के एग्ज़ाम्स देते थे फ्री, तो वो सारी परीक्षाएं अब ख़त्म होके प्री लेवल का परीक्षा जो है, ये ध्यान दीजिएगा कि जो प्राथमिक परीक्षा होती है, यानी कि जो प्री, जैसे किसी भी एग्ज़ाम में आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है। पीओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंटरव्यू भी होता है। तो आप सिर्फ अब यहाँ पे जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसमें आपको प्री के जितने भी, जैसे बैंक हो गया, अभी जो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, वो बैंक की एजेंसी को शामिल किया गया है, यानी कि आईबीपीएस को शामिल किया गया है, और एसएससी को शामिल किया गया है, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी को शामिल किया गया है। तो इनकी जो अलग अलग परीक्षाएं होती थी प्री लेवल की, वो अलग अलग परीक्षाएं अब ना होके सिर्फ एक परीक्षा होगी सीईटी का। आपको उसको क्वालिफाई करना है। उसके बाद जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे, प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे सीईटी का, तब उसके बाद जो आरआरबी अपना एग्ज़ाम लेता है मेंस का, या फिर इंटरव्यू लेता है, या फिर जो बैंक के आईबीपीएस है वो मेंस का एग्ज़ाम लेता है, या फिर उसके बाद इंटरव्यू लेता है। एसएससी के जो टियर 2 के हैं एग्ज़ाम, या फिर मेंस के एग्ज़ाम उसको कह सकते हैं आप, उसके बाद इंटरव्यू होता है। वो सारी जो एग्ज़ाम होंगे वो एसएससी ही कराएगा, रेलवे का एग्ज़ाम है तो आरआरबी ही कराएगा, और बैंक का एग्ज़ाम है तो आईबीपीएस ही कराएगा। सीईटी सिर्फ इतना कराएगा कि वो आपके प्री के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसको कंबाइंड करके एक एग्ज़ाम कर देगा। तो यहाँ पे सारी परीक्षाएं अन्य जो प्री की होती थी वो ख़त्म हो जाएंगी, और जिससे बच्चों का कीमती समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत होगी। संसाधनों का यहाँ पे मतलब है कि आप अलग अलग बुक खरीदते थे, एसएससी के प्री के लिए अलग बुक खरीदते थे, बैंक के प्री के लिए अलग बुक खरीदते थे, टेस्ट सीरीज अलग खरीदते थे, रेलवे के लिए अलग तैयारी करते थे। तो आप सिर्फ मेंस की तैयारी आप अलग करेंगे, लेकिन प्री की जो तैयारी होगी वो एक ही होगी सभी परीक्षाओं के लिए। और यहाँ पे संसाधनों में आपका पैसे की भी बचत होगी, क्योंकि आप अलग अलग प्री के फॉर्म भरते थे तो उनके लिए अलग अलग पैसे आपको देने पड़ते थे। तो मेंस के तो आप फॉर्म भरेंगे ही, वहाँ पे तो पैसा आपका लगेगा ही, लेकिन प्री के लिए अगर आपकी तैयारी प्री लेवल की ही अभी है, तो सिर्फ आप एक परीक्षा के लिए आप अभी पैसा सबमिट करेंगे सीईटी के लिए। पहले आप सबके लिए अलग अलग पे करते थे, तो यहाँ पे पैसे की भी बचत होगी। और यहाँ पे कहा गया लास्ट में, यह पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा। यानी कि यहाँ पे जो काफ़ी लोगों का यहाँ पे रहता था कि एसएससी में नकल हो जाता है, या फिर रेलवे में नकल हो जाता है, या फिर पैसे चलते हैं वहाँ पे, इस तरीके की जो बातें करते थे सब लोग, उसके बारे में भी यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता बढ़ेगी। यानी कि जो पारदर्शिता है, यानी कि एग्ज़ाम की जो लोगों के एग्ज़ाम के ऊपर जो भरोसा नहीं रहता, वो भरोसा लोगों का बढ़ेगा एग्ज़ाम्स के ऊपर, ये कहा जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अगर कुछ बोल रहे हैं इस बारे में, तो ज़रूर कुछ न कुछ सुधार तो होगा ही। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट के एक मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में प्रेस वार्ता की थी। तो उन्होंने क्या कहा था, देख लीजिए। उन्होंने कहा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यानी कि कल ये मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से देश के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। अब इस फैसले से देखते हैं आगे भविष्य में पता चलेगा कि रोज़गार मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन अभी कहा जा रहा है, पहली बार इस गवर्नमेंट ने, मुझे जहाँ तक लगता है कि रोज़गार के ऊपर पहली बार बात की है। तो हो सकता है कि ये रोज़गार की दिशा में एक अच्छा कदम है। यहाँ पे मैं इसी को इस तरीके से लूँगा, पॉजिटिव अगर लेना है तो।
तो इन्होंने बोला है कि इस फैसले से देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक, ये कौन कहा है, किसने कहा है? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आपका जीके जो करंट अफेयर है वो भी तैयार होता जा रहा है। अब ये हो गया। अब इसके बाद जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है या फिर सीईटी है, उसके बारे में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10 पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो क्लियर हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें कहा जा रहा है कि ये परीक्षा जो होगी, अभी तक कल इसके बारे में न्यूज़ नहीं थी तो मैं इसीलिए रुक गया वहाँ पे, तुरंत मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं तभी आपको बच्चों के सामने उस इन्फॉर्मेशन को देना चाहिए। आधी अधूरी नॉलेज नहीं देनी चाहिए किसी को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये सीईटी का एग्ज़ाम होगा वो साल में 2 बार होगा। ठीक, उसके बाद ये हर ज़िले में लगभग, अभी तक जो न्यूज़ आई है वो देश के 175 ज़िले ऐसे हैं जो थोड़े से पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है वो 175 ज़िलों की बात की गई है। लेकिन ये देश के लगभग आगे भविष्य में, ये देश के लगभग, जैसे आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं अभी, जो आपका टीचिंग से रिलेटेड है, उसका सभी ज़िलों में उसका केंद्र होता है। उसी तरीके से आपका सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी भविष्य में यही आयोजन, मतलब योजना बनाई जा रही है कि उसके जो सेंटर होंगे वो सभी ज़िलों में होंगे और ये परीक्षा साल में 2 बार होगी। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अभी 12 भाषाओं में सामान्य पात्रता परीक्षा कराएगी। यानी कि जो अभी लैंग्वेजेस इसमें यूज होंगी परीक्षा में, वो अभी 12 भाषाओं को इसमें इंक्लूड किया गया और भविष्य में ये भी बोला गया है कि जो अन्य भाषाएं हैं उसको भी इनमें परीक्षाओं में इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि अभी जो जैसे हिंदी में कुछ लोग परीक्षा देना चाहते हैं तो उनके लिए हिंदी में पेपर अवेलेबल होगा, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में होगा। इसी तरीके से अभी देश की जो 12 भाषाएं हैं उसमें ये परीक्षाएं ली जाएंगी अभी, लेकिन भविष्य में ये बढ़ाई जाएंगी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वीं 12वीं व स्नातक उम्मीदवारों के लिए भर्ती परीक्षा अलग अलग होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि 10 पास करके जा रहे हैं तो भी आपको वही एग्ज़ाम देना होगा, 12 पास करके जा रहे हैं तब पर भी उसी लेवल का एग्ज़ाम देना होगा, या फिर आप ग्रेजुएशन किए हैं तब पर भी आपको वही एग्ज़ाम देना होगा। ऐसा नहीं है, तीनों के लिए अलग अलग सीईटी का एग्ज़ाम होगा। अगर 10 के लेवल के आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका सीईटी का जो परीक्षा होगा वो 10 के लिए फिल करेंगे। 12 पास करने के बाद आप देना चाहते हैं सीईटी का परीक्षा तो उस लेवल का फॉर्म फिल करेंगे, और आप ग्रेजुएशन के बाद देना चाहते हैं तो वो ग्रेजुएशन के बाद ही आप फिल करेंगे। जैसे बैंक के एग्ज़ाम में आपको जो मेंस का परीक्षा देना है वो तो ग्रेजुएशन लेवल के ही आप एग्ज़ाम पास आउट होंगे तभी दे सकते हैं। यानी कि आप जो सीईटी का एग्ज़ाम देंगे प्री का, मतलब सीईटी का जो कंबाइंड एग्ज़ाम होगा देश में, वो आप स्नातक वाला फिल करेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, सामान्य पात्रता परीक्षा के स्कोर 3 साल के लिए मान्य होंगे। यानी कि सबसे अच्छी बात मुझे जो ये लगी, चौथा पॉइंट सबसे अच्छा मुझे लगा। मैं अपना यहाँ पे ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं आप लोगों का ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों को खुद बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसा लगा। सामान्य जो पात्रता परीक्षा अब होगी, सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा उसका जो आप पास हो गए जैसे आप, तो वो आप 3 साल तक आपको फिर से सीईटी का एग्ज़ाम नहीं देना है। आप डायरेक्ट आप मेन का जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे बैंक की तैयारी कर रहे हैं आप, तो अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सबसे पहले आप प्री देते थे, फिर मेंस देते थे, फिर इंटरव्यू देते थे। पीओ की बात कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कि आप आगे चल के पीओ के इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो अब अगली साल जब आप जाएंगे तो आपको फिर से प्री देना होगा, फिर से मेंस देना होगा, फिर से इंटरव्यू देना होगा। लेकिन अगर जो ये लागू हो जाएगा सीईटी का एग्ज़ाम, तो इसमें आपको, आपने प्री तो क्वालिफाई कर लिया इस साल, तो मेंस दे रहे हैं, तो मान लीजिए मेंस में फेल हो गए तो अगली बार जब जाएंगे आप अगले साल देने के लिए मेंस का, उसका रिक्रूटमेंट जब होगा तो देने जाएंगे, तो आप सिर्फ मेंस का एग्ज़ाम देंगे, प्री का एग्ज़ाम नहीं देना होगा आपको। तो आप क्या यहाँ पे देखिए, आपका इसलिए फ़ायदा होगा कि आप पूरे साल मेंस की तैयारी करेंगे। आपको पता है कि आप क्वालिफाई हैं प्री, तो आप अगले साल की जब तैयारी करेंगे तो आप सीधे मेंस की तैयारी करेंगे, ना कि फिर से प्री में लगेंगे। और ये 3 साल के लिए वैलिड है। यानी कि अब अगले साल फिर से सीईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर 6 महीने बाद जब फिर से होगा सीईटी का एग्ज़ाम, फिर से देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेशन नहीं है। आप कितनी भी बार, इसमें ये भी चीज़ मैं बता दूं कि इसमें सीईटी के एग्ज़ाम में लिमिटेशन नहीं है। आप कितनी भी बार मतलब अनलिमिटेड है, कितनी भी बार सीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगली बार 6 महीने बाद फिर हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपका सीईटी में स्कोर कम है, आप फिर से दे के इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर उसके बाद लग रहा है फिर से देना चाहते हैं तो आप फिर से दे सकते हैं। और जो उसमें से आपका जो सबसे अच्छा नंबर आएगा, यानी कि पहली बार मान लीजिए आपका 100 में से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 नंबर का ये कंफर्म नहीं है, 100 में से आपके पहली बार आए 60 नंबर, दूसरी बार आए 58 नंबर, तीसरी बार आए 55 नंबर, तो ऐसा नहीं कि पहली बार वाला इनवैलिड हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा, जैसे पहली बार अगर 60 नंबर पाए हैं आप, तो वही मान्य होगा। तो इसमें ये डरने वाली बात नहीं है कि अगली बार दे रहे हैं तो आपका नंबर कम आ जाएगा तो वो दिक्कत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आपका बेस्ट मार्क होगा, जो सबसे अच्छा नंबर होगा, वो आपका मान्य होगा। और ये 3 साल के लिए मान्य होगा, यानी कि आपको 3 साल तक कोई भी प्री का, जो फिर से सीईटी का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, मेंस की तैयारी करिए, डायरेक्ट मेंस दे सकते हैं। लेकिन 3 साल के बाद, 3 साल के अंदर अगर आप नौकरी नहीं पाते हैं
तो आपका वो स्कोर इनवैलिड हो जाएगा, आपको फिर से CET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन 3 साल तक के लिए तो काफ़ी है ना इतना। 5वां पॉइंट फिर देखिए यहाँ पे CET स्कोर सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के साथ भी साझा होगा। यानी कि यहाँ पे फ़ायदा ये है आपका CET का एग्ज़ाम देने के बाद कि आपका सारा चीज़, नंबर, रोल नंबर, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास तो होंगी ही। अब वो चीज़ वो निजी क्षेत्र के तो मतलब सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों के साथ साझा करेंगे। यानी कि यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के साथ वो शेयर किया जाएगा आपका डाटा, क्योंकि उससे ये पता चलेगा आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होता है, काफ़ी कंपनीज में होता है। लेकिन आप अगर CET पास करके जा रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे स्कोर साझा किया जाए, उनको लगे कि हाँ आपका स्कोर अच्छा है तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे भी एंट्री मिल जाएगी। 5वां पॉइंट भी मुझे सही लगता है। अब उसके बाद देखिए 6ठा पॉइंट है यहाँ पे, अभी देश में 20 भर्ती एजेंसियाँ हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है, जैसे RRB हो गया, IBPS हो गया, SSC हो गया, UPSC हो गया। UPSC तो आपका ग्रुप मतलब समूह A के लिए हो जाएगा, तो उसका इसमें बात नहीं होता। लेकिन जो उसके नीचे की जो एजेंसियाँ, वो अभी देश में 20 एजेंसियाँ हैं, जिसको आगे चल के भविष्य में सबको एक कर लिया जाएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंतर्गत सभी को कर लिया जाएगा। कोई भी एजेंसी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि अपनी सभी एजेंसी अपनी अपनी जो मेंस का एग्ज़ाम है वो तो लेंगे ही, तो ख़त्म कर देंगे तो मेंस का एग्ज़ाम कहाँ से लेंगे। इसलिए कोई भी एजेंसी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, बस उनका प्री का एग्ज़ाम ख़त्म किया गया है और उसको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो CET का एग्ज़ाम करा रहा है उसके अंतर्गत लिया जाएगा। लेकिन ये जो 20 एजेंसियाँ वो भविष्य में इंक्लूड होंगी, लेकिन अभी जो प्रारंभ में मतलब शुरुआत में इंक्लूड की जा रही है वो 3 एजेंसी को किया जा रहा है, SSC को, RRB को और IBPS को। SSC जो आपका SSC का एग्ज़ाम कराती है, चाहे वो 10th लेवल का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे इंटर पास लेवल का हो, या फिर RRB का एग्ज़ाम है, जैसे RRB का ग्रुप D का एग्ज़ाम हो गया, NTPC का एग्ज़ाम हो गया। तो ये सारे NTPC का ये मतलब रेलवे को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और IBPS है जो बैंकिंग के एग्ज़ाम कराती है, चाहे वो ग्रामीण बैंक का हो, चाहे वो IBPS PO का लेवल का हो, मेन बैंक का PO हो या फिर क्लर्क हो, सभी को अब इसके अंतर्गत कर लिया गया है। और ये जो है वो 2020 से नहीं लागू हो रहा है, इसको मत अभी ये मत सोचिएगा कि 2020 से ही लागू हो गया। ये प्लानिंग जो चल रही है वो 2021 से लागू करने की प्लानिंग चल रही है। तो अभी इसकी जो सभी कुछ अभी आना बाकी है, अभी तो बस न्यूज़ आया है, सिलेबस आना बाकी है, किस पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कि उसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग आएगा या फिर कुछ चीज़ें और इंक्लूड की जाएंगी या फिर कुछ चीज़ें हटाई जाएंगी, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम भी उसमें लिया जाएगा। तो रेलवे के बच्चे अभी सिर्फ मैथ और रीजनिंग देते हैं, साथ ही साथ जनरल मतलब करंट अफेयर या फिर GS देते हैं। तो अभी इसका कुछ क्लियर नहीं है, जब क्लियर होगा तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। और 8वां पॉइंट है इसमें, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी समूह B, समूह C के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा CET आयोजित करेगी। यानी कि जो अभी जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो ग्रुप C और ग्रुप D के लिए ही जो ये CET का एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट कराएगी। उसके बाद 9वां पॉइंट है, यह परीक्षा ऑनलाइन तथा बहुविकल्पी होगी। यानी कि ये जो होगा वो आपका ऑफलाइन नहीं होगा, यानी कि आपको कॉपी मतलब पेपर नहीं मिलेगा आपको। आप जाएंगे, आपके सामने कंप्यूटर रखा रहेगा, वहाँ पे आपके सामने ऑनलाइन परीक्षा स्टार्ट होगी। आपको कंप्यूटर पे ही सारी चीज़ें वहाँ पे परीक्षा देनी है। आपको सिर्फ रफ शीट मिल जाएगा, उस पर आपको रफ करने के लिए मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, पेपर नहीं मिलेगा आपको। और ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, बहुविकल्पी पेपर होगा, ये सब्जेक्टिव नहीं होगा, मतलब रिटन टेस्ट नहीं होगा आपका बहुविकल्पी परीक्षा होगा। और लास्ट में 10वां यहाँ पे पॉइंट है, राष्ट्रीय भर्ती आयोग सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा कराएगी। आप लोगों के क्लियरिटी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ प्री का एग्ज़ाम कराएगी, मेंस के एग्ज़ाम से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने सोचा कि जितने पॉइंट थे मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ये इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है अच्छा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ, जितने दोस्त आपके जुड़े हैं शिक्षा जगत से, उनके साथ शेयर करिए, जिससे वो अभी से पढ़ाई में मन लगाएं, वो अभी से कमर कस लें कि उनको पढ़ाई अच्छे से करना है, क्योंकि जब नेशनल लेवल पे कोई एग्ज़ाम होगा तो उसमें कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो, और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।